Welcome to yet another episode of my channel The Nation Needs You All About SSB। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अपनी दूसरी टेक्निक फॉर स्टोरी राइटिंग ऑफ पीपीटी पिक्चर्स। ये इकलौती ऐसी टेक्निक है जो प्योरली आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड है। सिर्फ इसी टेक्निक में आपके इमेजिनरी पावर का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा स्कोप है। सो हियर आई एम सागरिका सिंह एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। वेल, दिस टेक्निक इज कॉल्ड प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड सोल्यूशन प्रोवाइडिंग टेक्निक। आपको नाम से ही ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसमें प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों ही इमेजिन करना है, और इसी वजह से यहाँ पे इमेजिनेशन का स्कोप इतना ज्यादा है। आपको जो भी सिचुएशन दी जा रही है, जो भी आपको पिक्चर दी जा रही है, उसको ऑब्जर्व करके आपको क्रिएट करनी है एक प्रॉब्लम और फिर आपको बताना है उसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी बेस्ड अपॉन द मूड एंड एक्सप्रेशन ऑफ योर कैरेक्टर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके कैरेक्टर्स हैप्पी मूड में दिखते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, और अगर सैड मूड में दिखते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। यहाँ पे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आएगा कि किसी भी सैड एक्सप्रेशन वाले पिक्चर में तो प्रॉब्लम की बात जस्टिफाइड है, लेकिन अगर हमारे कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन हैप्पीनेस का है तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करें? वेल, आई विल बी कवरिंग दिस पार्ट मोर इन डिटेल्स इन दिस वीडियो, बिकॉज ये वो पार्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि ये इस तरह की पिक्चर्स में किसी और अप्रोच के साथ कोई नई स्टोरी कर देनी चाहिए, बट एक्चुअली दिस शुड नॉट बी डन एंड यू मस्ट ऑलवेज स्टिक टू द अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेक्निक केस बाय केस। केस नंबर वन तब जब आपके सारे ही कैरेक्टर्स दुखी दिख रहे हैं। अपसेट मूड के कैरेक्टर्स में प्रॉब्लम को क्रिएट करना बहुत आसान है क्योंकि वो आपकी स्टोरी से रिलेटेबल होता है। तो यहाँ पे स्टेप कैसे आप लेंगे? फर्स्ट, यू विल क्रिएट द प्रॉब्लम क्रिएट करते टाइम किन बातों का आप ध्यान रखेंगे? पहली बात, अपने कैरेक्टर को बहुत ज्यादा विक्टिमाइज मत बनाइएगा। बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया हुआ, दुखी या सताया गया इंसान मत दिखाइएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो भी एक्सेसर आपकी स्टोरी को पढ़ेगा उसको ये लगेगा कि ये बंदा या ये बंदी रियल लाइफ में सिंपैथी सीकर है, बल्कि जो कैरेक्टर्स या जो क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं उनमें बीइंग अ फाइटर इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स और क्वालिटीज दैट इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप सिंपैथी सीकर हैं, आपको हर चीज में लोगों की सहानुभूति चाहिए, लोगों की मदद चाहिए, देन दिस सॉर्ट ऑफ क्वालिटी इज नॉट डिजायरेबल, और ज्यादा विक्टिमाइज करना इसी कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा। नंबर 2, मैं एक बार नहीं कई बार इस बात पे फोकस करती हूँ कि आप अपने आप को एक रिसोर्सफुल इंसान की तरह पेश करिए, बिकॉज रिसोर्स यूटिलिटी इज एक्चुअली वन ऑफ द चीफ फीचर ऑफ बीइंग अ स्मार्ट पर्सन। इफ यू वांट टू एक्ट स्मार्ट, बी अ रिसोर्सफुल पर्सन। और रिसोर्स यूटिलिटी का ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत ही बड़े रिसोर्स का आप यूज करें। आपकी अपनी पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके दोस्त, आपका नेटवर्क, और मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको लगेगा कि पीपीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, एक्चुअली में यही छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप मेरी तरह कोई किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो आपका रिसोर्स नेटवर्क क्या होगा? जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, अपनी स्टोरी में आप उनका जिक्र करिए। आप बताइए कि मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए किसी की मदद पर, लेकिन सम अमाउंट ऑफ। इससे क्या डिपेक्ट होगा? इससे ये डिपेक्ट होगा कि अगर स्टोरी लिखते टाइम आपके थॉट में आपके नेटवर्क का कोई या आपके किसी भी तरीके के रिसोर्स का कोई यूज आपने किया, तो मतलब आपके पास वो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल। बट अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस में अपने दोस्त या अपने नेटवर्क लाया ही नहीं, इसका मतलब है कि रियल लाइफ में यू आर अ बिट आइसोलेटेड पर्सन। You are not very easy or open to people around you. And let me tell you, this is what is depicted if you are not going to, introduce any of your friends or their help in your picture. तो resource utility बहुत बड़ा फैक्टर है। अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, और अकेले बंदे के अंदर सारी ही स्किल्स नहीं होती। Are you getting my point? अब जो दूसरी बात आपको दिमाग में रखनी है कि इन सारे पॉइंट्स को लेकर तो आप वो पिक्चर प्लॉट कर लोगे जिसमें सारे कैरेक्टर्स का मूड सैड या अपसेट है। अगर स्टोरी में आपकी कैरेक्टर्स का मूड अपसेट है तो इस स्टोरी को किसी प्रॉब्लम के साथ रिलेट करके स्टोरी प्लॉट करना तब भी आसान है, लेकिन मुश्किल तब होता है जब सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको हैप्पी मूड में दिख रहे हैं। सो हियर द कैच इज, द स्ट्रेटेजी इज सेम। यू स्टिल हैव टू क्रिएट द प्रॉब्लम, यू स्टिल हैव टू प्रोवाइड द सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजी ये बदल जाती है कि प्रॉब्लम थी, आपने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया। नाउ दोस कैरेक्टर्स आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग एंड डिस्कसिंग देयर विक्ट्री। बस इतना सा मॉडिफिकेशन
और पूरा का पूरा अप्रोच सेम रहेगा और आप अपनी स्टोरी भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगी, और यहाँ पे एक सजेशन है आप सभी के लिए। सो लेट्स कम टू द सजेशन सेक्शन ऑल्सो। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी न्यूट्रल पिक्चर डिस्प्ले की जाती है जिसमें कैरेक्टर्स का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है, वो न्यूट्रल कैटेगरी में आती है। या फिर वो जो कैरेक्टर्स है उनका बैक साइड आपको डिस्प्ले किया जाता है। कई कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट अप्रोच है, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही आसान अप्रोच है और ये एडेड एडवांटेज है दिस कैन बी टेकन एज प्लस पॉइंट फॉर यू। द रीजन इज, अब आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप कोई भी मूड या एक्सप्रेशन अपने कैरेक्टर्स को अलॉट कर सकते हैं। तो हुई नहीं बहुत आसान, पिक्चर को आसान कर देने वाली बात। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। प्लीज लुक एट दिस पिक्चर विच हैज बीन डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। If you take observation of this picture, what you can see a bunch of kids or a bunch of boys, and they are heading towards a board. उस बोर्ड पे डिस्प्लेड है एक लिस्ट, और किसी भी कैरेक्टर का मूड और एक्सप्रेशन आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज द बैक साइड ऑफ दीज कैरेक्टर्स आर बीइंग डिस्प्लेड। नाउ अब यहाँ पे फिर से दो केसेस आते हैं। पहला केस आता है कि आप अपने कैरेक्टर्स को हैप्पीनेस का मूड अलॉट करो, या आप अपने कैरेक्टर्स को सैडनेस का मूड अलॉट करो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर कैरेक्टर्स हैप्पी हैं तो स्टोरी प्लॉट करना मुश्किल है, तो मैं पहले मुश्किल वाला अप्रोच आपको समझाऊंगी। लेट्स से आई एम गोइंग टू प्लॉट द स्टोरी। Let's say these are the kids of some school, and these boys are also the part of the football team of their college, right? Now, these boys are heading towards the result list for the board examination which has been displayed, and if you want them to be happy, तो result क्या होगा? Positive होगा, यानी result बहुत अच्छा होगा। So I'll go with this flow only. I'll say that the result came out to be very good. अब सबके मन में सवाल आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी? Well, problem थी. Now I'll tell you. But this achievement was not an easy task for them. Why? Because 1 week prior to their board examination, one of the very crucial match of their state level football team was scheduled, and everyone was skeptical that how would they be able to manage both. Problem create हो गई ना? But these boys were very determined. They asked their teachers to form a different schedule for them. They stick to their schedule. They divided their hours equally to both their training sessions and also to their academic preparation. Each and every day they made consistent efforts. And when the result came out on both the fronts, these boys were equally successful. They were not only able to win the match for the football, but also they passed the examination with flying colors, and 3 of them even got distinction in major subjects. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरी स्टोरी से इन लड़कों की क्या क्वालिटीज या कैरेक्टर्स रिवील होके आता है। नंबर 1, मैंने आपसे कहा कि दे एक्सेप्टेड बोथ द थिंग्स इक्वली। इसका मतलब है कि दीज बॉयज आर फियरलेस, इनको चुनौतियों से या चैलेंजेस से डर नहीं लगता। नंबर 2, आपको मैंने इस स्टोरी में इस बात का जिक्र किया दैट दे मेड अ स्ट्रेटेजिक प्लान एंड डिवोटेड इक्वल आवर्स टू बोथ द फ्रंट्स। इसका मतलब है कि ये बंदे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। थर्ड, दे मेड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। सी किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट यू कांट लीव बिहाइंड फॉर सक्सेस। इन बंदों ने ऐसा नहीं कि वो किसी एक दिन बहुत मेहनत करते थे, हर दिन उन्होंने मेहनत की, और यही रीजन है कि दोनों ही फ्रेंड्स में दे बिकेम सक्सेसफुल। नंबर 4, मैंने एक बहुत ही छोटे से स्टेटमेंट में कहा दे अप्रोच देयर टीचर्स। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना या अपनों से बड़ों की राय लेना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये बताता है कि आप एरोगेंट नहीं है, आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। खुद से जूझने, देखिए खुद से जूझने की बात अलग होती है और किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना, दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। अगर आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं, मींस यू आर स्मार्ट, बिकॉज दोज एक्सपर्ट्स आर हैविंग मोर एक्सपीरियंस देन यू, देन ऑब्वियसली दे विल गाइड यू बेटर। और यहाँ पे इस पूरी स्टोरी से आपको 4 या 5 क्वालिटीज मिल गई। आप इसमें और भी क्वालिटीज देख सकते हो। विल पावर, इफ यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर यू कांट अचीव एनीथिंग। इट मींस दीज बॉयज आर आल्सो स्ट्रॉन्ग विल्ड। और एक छोटा सा मॉडिफिकेशन अगर आप अपनी स्टोरी में कर दो, अगर आप ये बोल दो दे वेंट फॉर ग्रुप स्टडी, आई एम जस्ट गिविंग सजेशन टू यू एट दिस पॉइंट, ये आपकी स्टोरी को और एनहांस करने का तरीका है। अगर आपने ये लिख दिया दैट दे वेंट फॉर ग्रुप स्टडी, दे वर्कड अपॉन द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ देयर ग्रुप। नाउ इससे और भी क्वालिटीज डिपेंड होंगी। सबसे पहला, दे आर टीम प्लेयर। हर टीम के बंदे को इक्वल इंपॉर्टेंस,
नंबर 2, दे आर रिसोर्सफुल। अगर मेरे पास मेरी कोई स्ट्रेंथ है और मैं उसको यूटिलाइज करती हूँ ना सिर्फ अपने लिए बट ऑल्सो फॉर माई टीम, देन दिस इज रिसोर्सफुलनेस। हर एक पॉइंट के साथ यू कैन एड नंबर ऑफ क्वालिटीज। Everything just depends the way you depict your story, the way you depict your solution, and also the way you write it down. Sequence is very important. जो चीज बाद में आनी चाहिए उसको आप पहले लिख देंगे तो रीडर्स को समझ नहीं आएगा, और जो चीज पहले आनी चाहिए उसको बाद में लिख देंगे तो उस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं समझ में आएगा। So try to practice more and more. Comment section में you can give me any picture. I'll try to provide you the story on that basis. So till the next video in which I'll discuss the second case of this picture. Till then, all the best everyone, and the nation needs you. Bye bye.